7 अक्टूबर की रात जब दुनिया सो रही थी, ठीक उसी वक्त हमास ने इजराइल के अनगिनत ठिकानों पर अचानक से रॉकेट से हमला कर दिया। खबरों की माने तो हमास ने इस हमले में 5,000 से लेकर 7,000 तक रॉकेट दागे और इस हमले में 900 से ज्यादा इजरायली अब तक मारे जा चुके हैं। और इसके जवाब में पलटकर इजराइल ने भी हमला कर दिया, जिसमें 300 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो गई। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों 35 एकड़ जमीन के एक टुकड़े के लिए बरसों से इजराइल और फिलिस्तीन लड़ते आ रहे हैं। ये पूरी दुनिया कुल 95 अरब 29 करोड़ 60 लाख एकड़ जमीन पर बसी हुई है, जिस पर दुनिया भर के लगभग 8 अरब इंसान रहते हैं। और इस 95 अरब 29 करोड़ 60 लाख एकड़ जमीन में से सिर्फ 35 एकड़ जमीन का एक ऐसा टुकड़ा है जिसके लिए बरसों से जंग हो रही है, जिस जंग में हजारों जानें अब तक जा चुकी हैं। लेकिन आज भी दुनिया की कुल इतनी बड़ी जमीन जिस पर पूरी दुनिया बसी हुई है, उसके इस 35 एकड़ जमीन के मालिकाना हक को लेकर कोई फैसला नहीं हो पाया। हमास का पहला जो हमला जिस तरीके से हुआ शनिवार को, उसके जवाब में इजराइल की जोरदार बमबारी हुई। आप माने या ना माने, लेकिन सिर्फ 35 एकड़ जमीन के एक टुकड़े की वजह से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच बरसों से ये जंग जारी है। इस जंग को समझने के लिए पहले 35 एकड़ इस जमीन की पूरी सच्चाई आपको समझना बहुत जरूरी है। यरूशलेम में 35 एकड़ जमीन के टुकड़े पर एक ऐसी जगह है जिसका ताल्लुक तीन धर्मों से है। इस जगह को यहूदी हर हवायत या फिर टेंपल माउंट कहते हैं, जबकि मुस्लिम इसे हरम अल शरीफ बुलाते हैं। कभी इस जगह पर फिलिस्तीन का कब्जा हुआ करता था और बाद में इजराइल ने इसे अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन इसके बावजूद आज की सच्चाई यह है कि 35 एकड़ जमीन पर बसे टेंपल माउंट या फिर हरम अल शरीफ न तो इजराइल के कब्जे में है और न ही फिलिस्तीन के, बल्कि ये पूरी तरह संयुक्त राष्ट्र के अधीन है। 35 एकड़ जमीन का ये वो टुकड़ा है जिस पर सैकड़ों साल पहले ईसाइयों का कब्जा हुआ करता था, लेकिन 1187 में यहां मुसलमानों का कब्जा हुआ और तब से लेकर 1948 तक मुसलमानों का ही कब्जा था। लेकिन फिर 1948 में इजराइल का जन्म हुआ और उसके बाद से ही जमीन के इस टुकड़े को लेकर तब भी झगड़ा हुआ और 35 एकड़ जमीन के इस टुकड़े को लेकर बीते कई दशकों से जंग हो रही है, जिसके लिए सदियों से यहूदी, ईसाई और मुस्लिम लड़ते आ रहे हैं। मुस्लिम मान्यताओं के मुताबिक मक्का और मदीना के बाद हरम अल शरीफ उनके लिए तीसरी सबसे पाक जगह है। मुस्लिम धर्म ग्रंथ कुरान के मुताबिक आखिरी पैगंबर मोहम्मद मक्का से उड़ते हुए घोड़े पर सवार होकर हरम अल शरीफ पहुंचे थे और यहीं से वो जन्नत गए। इसी मान्यता के मुताबिक तब यरूशलेम में मौजूद उसी हरम अल शरीफ पर एक मस्जिद बनी थी जिसका नाम अल अक्सा मस्जिद है। मान्यता है कि मस्जिद ठीक उसी जगह पर बनी है जहां यरूशलेम पहुंचने के बाद पैगंबर मोहम्मद ने अपने पांव रखे थे। अल अक्सा मस्जिद के करीब ही एक सुनहरे गुंबद वाली इमारत है और इसे डोम ऑफ द रॉक कहा जाता है। मुस्लिम मान्यता के मुताबिक ये वही जगह है जहां से पैगंबर मोहम्मद जन्नत गए थे। जाहिर है इसी वजह से अल अक्सा मस्जिद और डोम ऑफ द रॉक मुसलमानों के लिए बेहद पवित्र जगह मानी जाती है और इसलिए वो इस जगह पर अपना दावा भी ठोंकते हैं। यहूदियों की मान्यता है कि यरूशलेम में 35 एकड़ की उसी जमीन पर उनका टेंपल माउंट है, यानी वो जगह जहां उनके ईश्वर ने मिट्टी रखी थी, जिससे कि आदम का जन्म हुआ। और यहूदियों की मान्यता है कि ये वही जगह है जहां अब्राहम से खुदा ने कुर्बानी मांगी थी। अब्राहम के 2 बेटे थे, एक इस्माइल और दूसरा इसहाक। अब्राहम ने खुदा की राय में इसहाक को कुर्बान करने का फैसला किया, लेकिन यहूदी मान्यताओं के मुताबिक तभी फरिश्ते ने इसहाक की जगह एक भेड़ को रख दिया और जिस जगह पर यह घटना हुई उसका नाम टेंपल माउंट है। यहूदियों के धार्मिक ग्रंथ हिब्रू बाइबल में इसका जिक्र भी है। बाद में इसहाक को एक बेटा हुआ जिसका नाम जैकब था। जैकब का एक और नाम था इजराइल। इसहाक के बेटे इजराइल के बाद में 12 बेटे हुए और उनके नाम थे 12th ट्राइब ऑफ इजराइल। यहूदियों की मान्यता के मुताबिक इन्हीं कबीलों की पीढ़ियों ने आगे चलकर यहूदी देश बनाया। शुरुआत में उसका नाम लैंड ऑफ इजराइल रखा गया और 1948 में इजराइल की दावेदारी का आधार यही लैंड ऑफ इजराइल बना। लैंड ऑफ इजराइल पर यहूदियों ने एक टेंपल बनाया जिसका नाम फर्स्ट टेंपल था और इसे इजराइल के राजा किंग सोलोमन ने बनाया था। बाद में ये टेंपल
दुश्मन देशों ने नष्ट कर दिया और कुछ 100 साल बाद यहूदियों ने उसी जगह पर एक टेंपल बनाया। इसका नाम सेकंड टेंपल था और इस सेकंड टेंपल के अंदरूनी हिस्से को होली ऑफ होलीज कहा गया। यहूदियों के मुताबिक ये वो पाक जगह थी जहां सिर्फ खास पुजारियों को छोड़कर खुद यहूदियों को भी जाने की अनुमति नहीं थी। और यही वजह है कि इस सेकंड टेंपल की होली ऑफ होलीज वाली जगह खुद यहूदियों ने भी नहीं देखी। लेकिन 1970 में रोमन ने इसे भी तोड़ दिया, लेकिन इस टेंपल की एक दीवार बची रह गई। यह दीवार आज भी सलामत है और इसी दीवार को यहूदी वेस्टर्न वॉल कहते हैं। यहूदी इस वेस्टर्न वॉल को होली ऑफ होलीज के एक अहाते का हिस्सा मानते हैं, मगर चूंकि होली ऑफ होलीज के अंदर जाने की इजाजत खुद यहूदियों को भी नहीं थी, इसलिए वो पक्के तौर पर ये नहीं जानते कि वो अंदरूनी जगह असल में ठीक किस जगह पर है। लेकिन इसके बावजूद वेस्टर्न वॉल की वजह से यहूदियों के लिए ये जगह बेहद पवित्र है। ईसाइयों की मान्यता है कि ईसा मसीह ने इसी 35 एकड़ की जमीन से उपदेश दिया था। अब ये एक और एंगल आप इसमें समझिए कि पूरे विवाद में कितने एंगल हैं और सबका मसला धार्मिक है, धर्म से जुड़ा हुआ है। ईसाई मानते हैं कि इसी जमीन से वो सूली पर चढ़े, फिर दोबारा जी उठे और अब जब वो एक बार फिर जिंदा होकर लौटेंगे तो भी इस जगह की एक अहम भूमिका होगी। जाहिर है ऐसे में ये जगह ईसाइयों के लिए भी उतनी ही पवित्र है जितनी मुसलमानों के लिए, जितनी यहूदियों के लिए। अब सवाल यह है कि 35 एकड़ की जमीन का ये टुकड़ा जब तीन धर्मों के लिए इतना अहम है तो फिर फिलहाल इस पर कब्जा किसका है? इन धार्मिक स्थलों के रखरखाव की जिम्मेदारी किसके पास है? और इसके लिए खासतौर पर यहूदी और मुस्लिम आपस में लड़ते क्यों रहते हैं? थोड़ा आपको पीछे चलना होगा। 1187 से पहले कुछ वक्त तक हरम अल शरीफ या फिर टेंपल माउंट पर ईसाइयों का कब्जा हुआ करता था, लेकिन 1187 में हरम अल शरीफ पर मुसलमानों का कब्जा हो गया और इसी के बाद से हरम अल शरीफ का पूरा जो मैनेजमेंट था, प्रबंधन था, यानी कि जो देखरेख की जिम्मेदारी थी, वो वक्फ यानी कि एक तरह से इस्लामिक ट्रस्ट को दे दी गई। और तब से लेकर 1948 तक इस्लामिक ट्रस्ट ही हरम अल शरीफ का प्रबंधन देख रही थी और इस दौरान इस जगह पर गैर मुस्लिमों की एंट्री नहीं थी। 1948 से पहले हरम अल शरीफ फिलिस्तीन का एक हिस्सा हुआ करता था। हालांकि तब भी यहाँ कुछ यहूदी शरणार्थी के तौर पर रहा करते थे, लेकिन उस वक्त फिलिस्तीन अंग्रेजों के अधीन था। 1948 में अंग्रेजों ने ही फिलिस्तीन के 2 टुकड़े कर दिए, ठीक वैसे ही जैसे 1947 में अंग्रेजों ने भारत के 2 टुकड़े किए। तब पूरे फिलिस्तीन की जमीन का 55% टुकड़ा जो हिस्सा था फिलिस्तीन के हिस्से में आया और बाकी 45% इजराइल के हिस्से। इसी के बाद 14 मई 1948 को इजराइल ने खुद को एक आजाद मुल्क घोषित कर दिया और इस तरह दुनिया में पहली बार एक यहूदी देश का जन्म हुआ था। मगर यरूशलेम को लेकर लड़ाई अभी भी जारी थी, क्योंकि इजराइल और फिलिस्तीन दोनों यरूशलेम को अपनी राजधानी बनाना चाहते थे। फिर धार्मिक लिहाज से भी यरूशलेम न सिर्फ मुसलमानों बल्कि यहूदी बल्कि ईसाइयों के लिए भी बेहद खास था। 3 धर्म के लोगों के लिए बहुत ही खास जगह थी। तब ऐसे में संयुक्त राष्ट्र बीच में आया और उसने एक तरह से फिलिस्तीन के 2 और टुकड़े, फिलिस्तीन के एक और टुकड़े उसमें किए, जो कि पहले 2 टुकड़े थे, एक इजराइल और एक फिलिस्तीन। अब यरूशलेम का 8% हिस्सा संयुक्त राष्ट्र के कंट्रोल में आ गया, जिस पर इतना विवाद है, जबकि 48% जमीन का टुकड़ा फिलिस्तीन और 44% टुकड़ा इजराइल के हिस्से में रह गया। दोनों के हिस्से से थोड़ा थोड़ा काटा गया। यरूशलेम का वो 8% हिस्सा जो 35 एकड़ जमीन पर बसा हुआ है, वही हरम अल शरीफ या फिर टेंपल माउंट है। दरअसल आजाद देश बनने के बाद इजराइल यरूशलेम को अपनी राजधानी बनाना चाहता था, जबकि फिलिस्तीन यरूशलेम को अपनी राजधानी बनाना चाहता था। और इसको लेकर जब तब झड़पें होती रहती थी और इसी का हल निकालने के लिए संयुक्त राष्ट्र की अगुवाई में यह फैसला हुआ कि 35 एकड़ जमीन के उस टुकड़े पर न इजराइल का कब्जा रहेगा, न फिलिस्तीन का कब्जा रहेगा, बल्कि वो सीधे संयुक्त राष्ट्र के अधीन होगा। पर इसके बावजूद एक मसला अब भी बचा हुआ था और वो ये कि हरम अल शरीफ या फिर टेंपल माउंट के रख रखाव की जिम्मेदारी वो किसे सौंपी जाए। तो इसका भी हल निकाला गया। एक तीसरे देश जॉर्डन को हरम अल शरीफ या टेंपल माउंट के प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी गई। साथ ही ये समझौता भी हुआ कि मुस्लिम यहूदियों को बाहर से उस टेंपल माउंट के दर्शन की अनुमति देंगे, हालांकि वो पूजा पाठ नहीं करेंगे। और यही सिलसिला अब भी चला आ रहा है। लेकिन होता यह है कि दोनों ही तरफ के कट्टरपंथी लोग इस समझौते को मानते नहीं।
इसलिए जब कोई यहूदी टेंपल माउंट के दर्शन के लिए आता है तो अंदर से उस पर पथराव किया जाता है। जवाब में इजराइल भी उन पर पथराव करता है और इस समझौते के बावजूद 1956, 1967, 1973, 1982 में इजराइल और फिलिस्तीन में झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई, जंग हुई और इजराइल लगातार फिलिस्तीन की जमीन पर कब्जा करता रहा। और फिर नौबत यह आ गई कि पहले 55% और 48% से सिमटते हुए 22% और 12% जमीन के टुकड़े पर ही फिलिस्तीन सिमट कर रह गया, जबकि आधिकारिक रूप से यरूशलेम को छोड़कर इजराइल लगभग बाकी के 80% इलाके पर कब्जा कर चुका है। अब ले देकर फिलिस्तीन के नाम पर अब 2 ही इलाके बचे हैं, एक गाजा और दूसरा वेस्ट बैंक। वेस्ट बैंक अमूमन शांत रहता है जबकि गाजा गर्म रहता है, क्योंकि गाजा पर एक तरह से हमास का कंट्रोल है और मौजूदा जंग इसी गाजा और इजराइल के बीच है। सारे रॉकेट और बम गाजा पट्टी से इजराइल पर गिराए जा रहे हैं और इजराइल भी इसी गाजा पर बम बरसा रहा है। नतीजा ये है कि पिछले 3 दिनों से अब तक दोनों तरफ से 1000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। और वैसे तो इजराइल और फिलिस्तीन सालों से एक दूसरे से टकराते रहे हैं। दोनों मुल्कों की इस जंग में अब तक हजारों लोगों की जानें भी जा चुकी हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इजराइल बार बार जिस फिलिस्तीन से लोहा लेता है उस मुल्क यानी फिलिस्तीन के पास अपनी कोई सेना तक नहीं है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस यानी कि आईडीएफ के पास 1,70,000 फौज के जवान और अधिकारी हैं, जबकि उसके पास अस्थायी फौज के तौर पर 30 लाख से ज्यादा शहरी हमेशा फौज में अपनी सेवा देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अब यह आंकड़ा चौंकाने वाला है, क्योंकि 90 लाख के देश में 30 लाख नागरिक ऐसे हैं जो फौज में अपनी सेवाएं देने के लिए हर वक्त तैयार हैं। और इसकी वजह यह है कि इजराइल के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए फौजी ट्रेनिंग जरूरी होती है। दूसरी तरफ फिलिस्तीन की हालत यह है कि खुद के हथियार के नाम पर कुछ रॉकेट्स ही वो बना पाया है, जिससे अक्सर इजराइल को निशाना बनाता है। हालांकि जानकारों की माने तो इनमें से भी ज्यादातर रॉकेट वो या तो ईरान की मदद से बनाता है या फिर ईरान चोरी छिपे इन रॉकेट्स की सप्लाई फिलिस्तीन को करता है। फिलिस्तीनियों के पास कोई स्थायी सेना तो नहीं है, लेकिन गाजा और वेस्ट बैंक में इजरायलियों से लोहा लेने वाले हमास समेत कई लड़ाके गुट में और इनकी संख्या करीब 80,000 के आसपास है। सवाल यह है कि अगर फिलिस्तीन के पास अपनी फौज नहीं है तो वो फिर हमास फिलिस्तीन की ओर से क्यों लड़ता है? तो इसका जवाब हमास के वजूद में आने से है। फिलिस्तीनी इलाकों से इजरायली फौज को हटाने के इरादे से 1987 में इसका गठन किया गया और तब से लेकर अब तक हमास लगातार खुद को मुसलमानों का खैरख्वाह बताते हुए इजराइल से लोहा लेता रहा। और तो और वो हमास इजराइल को मान्यता तक नहीं देता और पूरे फिलिस्तीनी क्षेत्र में इस्लामी हुकूमत कायम करना चाहता है। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ा सवाल यह है कि जब हमास दुनिया के कई बड़े देशों की नजर में एक आतंकवादी संगठन है, इसे किसी की मान्यता तक नहीं है, तो फिर इसे इजराइल से लड़ने के लिए हथियार कहां से मिले, ये सवाल। वो भी तब जब हमास के कब्जे वाली जगह गाजा पट्टी के एक तरफ खुद इजराइल की सीमा है और दूसरी तरफ समंदर है। तो इसका जवाब है गाजा पट्टी से सटा मिस्र का इलाका। दुनिया जानती है कि फिलिस्तीन इजराइल के बीच जारी जंग में ईरान शुरू से फिलिस्तीन के साथ रहा है और वहीं ईरान मिस्र के रास्ते गाजा पट्टी में फिलिस्तीनी गुट हमास को अपने रॉकेट भी मुहैया कराता है। दरअसल 150 साल पहले भी फिलिस्तीन के पास कोई फौज नहीं थी, क्योंकि तब वो ऑटोमन राज के तहत आता था और 100 साल पहले भी फिलिस्तीन के पास फौज नहीं थी, क्योंकि तब फिलिस्तीन का एक देश के तौर पर कोई वजूद नहीं था और वो ब्रिटिश हुकूमत के अधीन था। 60 साल पहले फिलिस्तीन के पास फौज नहीं थी, क्योंकि तब वो जॉर्डन के हिस्से में आता था और 1988 में फिलिस्तीनी नेता यासर अराफात ने पहली बार फिलिस्तीन को एक आजाद मुल्क का नाम दिया, जिसे जॉर्डन और मिस्र ने अपनी रजामंदी दे दी। 1993 में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच हुए ऑस्लो अकॉर्ड में इजराइल ने फिलिस्तीन के फौज बनाने पर रोक लगा दी थी और इसके बाद से ही फिलिस्तीन के पास अर्धसैनिक बल हैं, तो जो वेस्ट बैंक इलाके में तैनात रहते हैं, लेकिन कोई स्थायी फौज नहीं है। जबकि गाजा में सत्ता चलाने वाले हमास के पास लड़ाके हैं जो अक्सर इजराइल को अपना निशाना बनाते रहते हैं।